दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशु नैथानी और हम मिल रहे हैं पब्लिक इंडिया के मंच पर। संसद में क्या चल रहा है? क्या कोई लुका छिपी का खेल चल रहा है? बार बार अमित शाह से कहा जा रहा है कि वो संसद में सदन में आए और अपना बयान दे, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले डिबेट हो, घंटों घंटों डिबेट हो और उसके बाद वो अपनी बात रखेंगे। क्या वो कुछ ऐसा बर्ताव नहीं कर रहे जैसे कोई हारा हुआ जुआरी करता है? जब वो सारे दाव हार जाता है और उसको डर होता है कि अंतिम बाजी वो पूरी तरह हार जाएगा, तो फिर वो खेल में ऐसी शर्तें लगाता है जो उसके ओपोनेंट को स्वीकार नहीं होती और वो शर्तें ही कुछ उल जलूल होती है। क्या ऐसी ही कुछ शर्तें लगाई जा रही हैं? लेकिन ये कोई खेल का मैदान नहीं है और ना ही ये कोई बिसात बिछी हुई है, क्योंकि बात यहाँ जनता के सरोकारों की है, उन बच्चों की है जिन पर पैलेट गन चलाई गई, जिन्हें घायल किया गया, चोटिल किया गया। वो जवाब मांग रहे हैं कि आखिर ये निर्देश या आदेश किसने दिया था, और राहुल गांधी भी इन सवालों को उठा रहे हैं। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर संसद अभी तक नहीं चल पा रही है और इस बीच एक सर्वे आया है और उस सर्वे में ये दिखाया गया है कि किस तरह इस सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ बुरी तरीके से गिर चुका है और अगर आज चुनाव हो जाए तो एनडीए हार जाएगा। आज चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री पद के लिए पहली पसंद नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान, दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। ओंकारेश्वर पांडे जी हमारे साथ है, जिन्हें कई दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है। कई चैनल्स में आप देखते होंगे, अपनी बेबाक राय रखते हैं, खुलकर रखते हैं और सभी राजनीतिक कहा जाए कि खबरों पर इनका बारीक विश्लेषण रहता है। संजय कुमार जी को भी आप अक्सर सुनते होंगे। संजय कुमार जी युवा पत्रकार है और अपने तीक्ष्ण और तीखे कहा जाए टिप्पणियों के लिए काफी मशहूर हैं। तो चर्चा में सबसे पहले ओंकारेश्वर जी आपसे ही शुरुआत करती हूँ। संसद में जिस तरह से चल रहा है, आप तो खुद इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, दशकों से देखते आए हैं कि क्या तौर तरीका संसद का रहा है, लेकिन कभी संसद की इतनी अवमानना, इतना अपमान, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा मंदिर है उसमें इस तरीके के दुष्चक्रों को चलना, डिबेट नहीं करना, जवाब नहीं देना और ठीकरा फोड़ना विपक्ष के ऊपर, शायद पहली बार हुआ होगा कि विपक्ष के खिलाफ सत्ता पक्ष नारेबाजी कर रहा है। पूछा जा रहा है आप झारखंड क्यों नहीं गए, जंतर मंतर का जवाब नहीं दिया जा रहा। क्या लग रहा है, क्या वाकई एक हारे हुए जुआरी की स्थिति हो गई है, जो जानते हैं कि बाजी हार चुके हैं लेकिन हार मानना नहीं चाहते हैं? क्या कहें? देखिए, असली बात यह है कि जो सवाल अपोजिशन उठा रहा है वो सवाल अपोजिशन का नहीं है, वो छात्रों का है, युवाओं का है। और जिन्होंने कॉकरोच आंदोलन किया उनका है। देश के जो लोग जो लाखों की संख्या में नीट एग्जाम से और दूसरे एग्जाम में पेपर लीक से प्रभावित हैं, उन युवाओं की का सवाल है। तो जो आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ और 20 तारीख को जिस तरह से उनको उस आंदोलन को कुचलने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए, लाठी तो चलाया ही गया, कंटीले तारों वाले लाठी चलाए गए, उसमें सिविलियंस को घुसाया गया, सिविलियंस भी लाठी चला रहे थे। ये कौन है? और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हुआ कि 2 4 10 लोग यहाँ घुस आए, पटना में भी सिविलियन थे और मोतिहारी सिवान में भी सिविलियंस थे, हर जगह सिविलियन। तो ये एक प्री प्लान्ड योजना होगी। पत्थरों से भरा ट्रक उस सेफ सिक्योरिटी जोन में कहां से आके खड़ा हो गया, पैलेट गन कैसे चलाए गए, उससे कुछ छात्र घायल हुए, बाकायदा राहुल गांधी जी ने उनको दिखाया, टेलीविजन पे सारी दुनिया को दिखाया। बिहार में सिवान में फायरिंग हुई, उसमें लोग घायल हुए, AK-47 चलाते हुए बाकायदा वीडियो वायरल हुए और वो सब कुछ हुआ। तो सवाल इस बात का है कि आप इसका जवाब दीजिए कि ये किसने दिया, किसने ऑर्डर किया। ये सवाल विपक्ष उठा रहा है और बजाय इसका जवाब देने के बीच में जवाब दिया गया और वो जवाब ऐसा था कि वो सरकार को खुद ही लपेटे में लेता था। एक जवाब आया कि नहीं साहब, ये तो मजिस्ट्रेट का काम है, मजिस्ट्रेट करता है, ऑर्डर देता है फायरिंग का। फिर दूसरा सीआरपीएफ के डीजी ने कहा कि साहब, बल के प्रमुख होने के नाते ये मेरी जिम्मेवारी है। अगर बल के प्रमुख होने के नाते, जो कि एक पारामिलिट्री फोर्स है, आपकी जिम्मेवारी है, तो दिल्ली पुलिस की क्या जिम्मेवारी है?
लॉ एंड ऑर्डर में दिल्ली पुलिस या जो भी स्टेट पुलिस होती है उसकी सीधी भूमिका होती है, और सेंटर में है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय से, राज्य में है तो राज्य के गृह मंत्रालय से सीधा कंट्रोल होता है। इसलिए जो राहुल गांधी जी का या पूरे विपक्ष का जो सवाल है वो सीधा गृह मंत्रालय पे है कि आप ये स्पष्ट बताएं कि आपने ये ऑर्डर दिया था या नहीं दिया था। और इस सवाल में बहुत कुछ छुपा है, क्योंकि ये भी छुपा है कि संभव है कि उन्होंने ऑर्डर ना दिया हो, लेकिन वो उसके अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं ले रहे हैं, या अगर लेना चाहते हैं तो वो हाउस में आए। अच्छा, अगर लेना है, और जैसा कि उन्होंने आके कहा है कि मैं तो वक्तव्य देने को तैयार हूं और मैं तो बहस कराने को तैयार हूं, भाई ऑर्डर किसने दिया, इसमें बहस क्या कराना है। और दो घटनाएं हैं, तो आप आके एक स्टेटमेंट जारी कर दीजिए, बाहर में आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि ये स्टेटमेंट है, फला फला ने इसका ऑर्डर किया, मैंने उसको ऑर्डर किया है और मैंने किया। तो आप बहस का मतलब ही है, आप इन चीजों को घुमाना चाहते हैं। आप कहते हैं फला समय में हुआ था कि नहीं, झारखंड में हुआ था कि नहीं, फला जगह हुआ कि नहीं। इससे जवाब युवाओं को नहीं मिलेगा। दूसरा अहम सवाल जो है वो अयोध्या से आया। अयोध्या में इतनी बड़ी घटना हुई चंदा चोरी की, एसआईटी का गठन हुआ, जो ईडी और सीबीआई गृह मंत्रालय से बात बात पे निकल जाती है, ये ईडीआई अभी झारखंड में भी चली गई। झारखंड में भी उसने कहा कि नहीं, शायद पैसे का लेन देन हुआ है, शायद हुआ है। ये शायद हुआ है, इस पे ये दो दो चीफ मिनिस्टर को अंदर कर चुके हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट से निकलना पड़ा है। तो ये शायद हुआ है, ये एजेंसियां आपके उस समय काम नहीं आती, चंदा चोरी जब हुआ है उस पे भी एक खामोशी है। और 2 दिन पहले गृह मंत्री को अरुणाचलेश्वर मंदिर में देखा गया। अयोध्या न जाके जहां इतना बड़ा कांड हुआ है, उसका एक मौका मुआयना ही कर लेते कि भाई ये है, आप अरुणाचलेश्वर जा रहे हैं, इसका मतलब है देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। क्योंकि एक बात यह भी है कि अयोध्या के मामले से उनको शुरू से दूर रखा गया। अयोध्या शिलान्यास हो, चाहे वो मंदिर का उद्घाटन हो, चाहे वो ध्वजारोहण हो, कभी अमित शाह उसमें मोदी जी के साथ नजर नहीं आए। मोदी जी ने सारी जिम्मेवारी ली, ट्रस्ट के गठन की भी जिम्मेवारी ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आके कहना चाहिए कि जब चोरी हुआ है तो ये भी मेरी जिम्मेवारी है और मैं ये एक्शन ले रहा हूं। कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये दोनों सवाल हैं जिसका जवाब देने से वो बच रहे हैं और इसीलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है। जी जी संजय जी, ये तो सदन में नहीं आ रहे, पूरा सत्र बर्बाद हो गया। जो बिल है वो बिना चर्चा के पास करा लिए गए। मतलब शायद संसदीय व्यवस्था में ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि 4 मिनट में 2 मिनट में बिना चर्चा के बिल पास हो गए। इनको इस सब चीजों से कोई ज्यादा लेना देना नहीं। पर बड़ी बात यह है, अब भी वो यही कर रहे हैं, जवाबदेही नहीं ले रहे हैं, जन आकांक्षाओं के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, युवाओं को अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, जिम्मेदारी डाल रहे हैं विपक्ष के ऊपर। लेकिन अगर ये जवाब नहीं देंगे तो ये मामला ऐसे तो शांत नहीं हो जाएगा। संसद में जवाब नहीं मिलेगा तो फिर सड़कों पर लोग आएंगे। आप इसका रिपरकशन आगे क्या देख रहे हैं? ये जो जवाब नहीं दे रहे संसद में, तो इसका आगे क्या लोग और ज्यादा इसके विरोध में आएंगे? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज तो साफ है कि इनके हरकतें और जो व्यवहार है जो इनका सरकार का, मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ होगा कि होम मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्रीज के बारे में बोलने से कतरा रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं हुई इस देश में जब होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं। जब सदन चल रहा है तो सदन में देते हैं, सदन के बाहर देते हैं अगर सदन नहीं चल रहा। ये पहली दफा है कि भारत के इतिहास में, इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा जन आंदोलन हो गया जिससे सरकार हिल गई, सरकार के केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया और उस घटना के बारे में सरकार स्टेटमेंट देने से घबरा रही है, नहीं देना चाह रही है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि सरकार जवाबदेही से भाग रही है। सरकार ये दिखाना चाह रही है कि वो इस मसले को ऐसे ही टाल मटोल करके रफा दफा कर देगी, जो मुझे लग रहा है कि होने वाला नहीं है। ये सरकार, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, एक आयरनी है कि जिस बीजेपी के 24 राज्यों में सरकार है,
अपने को इतना बड़ा 2/3 मेजॉरिटी के पास ले जाने के लिए उन्होंने जोड़ तोड़ करके कितनी पार्टियों को तोड़ दिया, पूरे संवैधानिक मर्यादाओं, पार्लियामेंट्री मर्यादाओं, राजनीतिक मर्यादाओं का हनन किया। और उस एक आंकड़ा लेने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए और अपने को मजबूत दिखाने की कोशिश की। आज ये गवर्नमेंट एकदम अपंग लग रहा है, कमजोर, कि जो 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 सरकार सवालों से भाग जाए, जो सरकार अपने ही पार्लियामेंट में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए शर्त रखे, तो समझिए कि उस सरकार किस स्थिति से गुजर रहा है। कि होम मिनिस्टर आकर बोल रहे हैं कि हम विपक्ष ये हमारी शर्त को माने, चाहे हम ये इस कंडीशन को माने कि वो बहस करने के लिए तैयार होगा तो हम जाएंगे। अरे आपकी सरकार है, आपका पार्लियामेंट है, आपके स्पीकर हैं, आप पार्लियामेंट में जाइए, आप जब चाहेंगे स्पीकर आपको वक्त देंगे बोलने के लिए, तो आपको किसकी परमिशन की जरूरत है? दैट मीन्स कि आप अभी भी जो इतनी बड़ी घटना हो गई, एक जन आंदोलन हुआ युवाओं का, उस आंदोलन से सीखने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी आप लीपापोती करने में ही लगे हुए हैं और जो इश्यूज है उसको एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, कोई भी अगर गवर्नमेंट जो प्रोग्रेसिव होती, जो सोचती, जो लगता कि जो इतना जो जेनजी जो आज भारत के समझिए कि जो 50% से ज्यादा 65% जो आंकड़ा है कि 65% आज जो आबादी है इंडिया की 35 वर्ष से नीचे की है, ये आबादी अगर आपसे नाराज है तो एज ए गवर्नमेंट हम कोर्स करेक्शन करेंगे, हम रीच आउट करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? वही ड्रामेबाजी कर रहे हैं, वही आप फिर से सोशल मीडिया के जो हेड है उसको बुलाकर आप डांट रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का आपने ऐसे क्यों चलाया, योग क्यों चलाया। आप उन्हीं वही काम कर रहे हैं। आप जेनजी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि मिनिस्टर्स लोग को इंस्टाग्राम पे होना चाहिए। ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है आपको अपने राजनीतिक सोच में कोर्स करेक्शन। क्या भारतीय जनता पार्टी आज जो उनकी जो मेजॉरिटेरियन राजनीति है, जो कम्युनल पॉलिटिक्स ये खेलती है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स ये खेलती है, क्या इसमें कोर्स करेक्शन करने के लिए तैयार है? नहीं, क्योंकि ये अपने ही राजनीति के ही एक समझिए कि जो पिंजड़े में बंद हैं, ये पिंजड़े से निकल नहीं सकते। इस वजह से ये कोर्स करेक्शन नहीं कर सकते। इनके जो नेचर में कोर्स करेक्शन की बात नहीं। अगर कोर्स करेक्शन करेंगे तो इनको अपनी राजनीतिक सोच बदलनी पड़ेगी। और अब वो सारे जो आपने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को, जो आरएसएस के लोगों को बैठा के रखे हुए, ऐसे डूबियस कैरेक्टर्स लोगों को आपने बड़े बड़े संस्थानों में जगह दे दी है, और जिस ढंग से आपने संस्थाओं के कैरेक्टर्स बदल रहे हैं, इतिहास के कोर्स बदल रहे, इतिहास के सिलेबस बदल कर गलत इतिहास पढ़ाने की कोशिश करें, आप वो सब बदलाव करना पड़ेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या बीजेपी इसके लिए तैयार होगी? नहीं। दैट मीन्स कि ये कोर्स करेक्शन की स्थिति में नहीं है, नहीं कर सकते। इसीलिए ये समय काट रहे हैं। अब इनके पास जो भी आने वाले 3 साल हैं, ये समय ही काटेंगे। बस यही मीडिया को मैनेज करने की जो अभी तक जो रणनीति रही है, उसी रणनीति पे फिर दोबारा काम करेंगे, जिसमें ये फेल हो चुके हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा बीजेपी के लिए ये है, सबसे बड़ा जो इनको जो चोट पहुंच रही है, जो इसको पचा नहीं पा रहे हैं, ये है कि जो राहुल गांधी, जिसके पीछे इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा किए, पूरे संसाधन लगा दिए बीजेपी के, और देश के कितने इंस्टीट्यूशंस को इनके पीछे छोड़ दिए, आज वही राहुल गांधी उस सारे समझिए कि आपके किसी भी चाल में वो फंसे नहीं। आज आपके लिए बहुत बड़ा राजनीतिक चैलेंज बनकर उभरे हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए सबसे बड़ी हार यही होगी कि अगर राहुल गांधी उनको रिप्लेस कर देते हैं, वो उनकी राजनीति की सबसे बड़ी हार होगी। और इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो वो सारी कवायदे जो है बस कि कैसे रोका जाए, इसीलिए झारखंड को वो ला रहे हैं। झारखंड और जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, उससे कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कहीं भी कंपैरिजन नहीं है। दोनों प्रोटेस्ट
ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स के ही प्रोटेस्ट है, पढ़ने वालों के प्रोटेस्ट है, लेकिन कैरेक्टर अलग है। वहाँ पे आप झारखंड में जो प्रोटेस्ट देखे वो सरकार को गिराने की बात नहीं कर रहे, किसी को इस्तीफे की बात नहीं कर रहे, वो अलग, उनका प्रोटेस्ट का कैरेक्टर अलग है। कभी राहुल गांधी उनके प्रोटेस्ट के टारगेट में नहीं रहे, लेकिन टारगेट में कौन है अभी सरकार के? राहुल गांधी। राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर्स लगा के आप खड़े कि राहुल गांधी जवाब दो। क्या प्रोटेस्टर्स राहुल गांधी से जवाब मांग रहा है? नहीं मांग रहा है। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है। तो ये सरकार एक समझे फंस गई है, और इनको अब ये इस ऐसी जो अब तक ये जो एक जो मेक बिलीव वर्ल्ड में ये जी रहे थे कि जो हमारे जो एकदम मैनेज सारे चीज प्रोग्राम से, मीडिया मैनेज है, ये मैनेज है, ये मैनेज है, अब ये सारी मैनेजमेंट फेल हो गया अचानक। अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब ये कैसे मैनेज करें, क्योंकि ये वो राजनीति, इनको लगता है कि डेमोक्रेसी में थोड़ा झुकना, डेमोक्रेसी में हार मानना, अपनी हार को ये मानते हैं। ये नहीं मानते कि डेमोक्रेसी में अगर आप इलेक्टोरली भी डिफीट हो जाते हैं तो डेमोक्रेसी की ही जीत होती है। ये इस सोच के नहीं है, इसलिए इनको ये पूरा चीज अभी एक्सेप्ट करने में वक्त लग रहा है और तकलीफ का। ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगर ये लोकतांत्रिक सोच होती तो ये जन भावनाओं का सम्मान करते, और अभी भी इस तरीके के रेटरिक और इस तरीके के उलझाने वाली चीजों में नहीं चलते। बीजेपी का ये एक रवैया ही है कि असल मुद्दे पे कभी नहीं आना और असल मुद्दे से भटका करके दूसरे भ्रम की तरफ ले जाना। आपने कहा कि ये समय काटेंगे, मुझे लग रहा है कि अब इनके लिए 29 तक समय काटना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जनता सड़क पे जवाब मांग रही है। अब बहुत भ्रम में भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये जेनजी ने इनका कुछ भी थ्योरी बाय नहीं कर रहे हैं, ना हिंदू मुस्लिम का, ना कोई रील का, ना कोई FIR का, तो इनके लिए समय काटना मुश्किल होगा। और आपने जो कहा कि सवाल अब एक जनमानस से मिल रहा है। ओंकारेश्वर जी, आपके पास आना चाहूंगी। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक सर्वे आया है, पोल ट्रैकर करके एक एजेंसी है, उन्होंने एक सर्वे किया है और उसमें बताया है कि मूड ऑफ इंडिया, और वाकई ये अभी जेनजी आंदोलन के बाद ये मूड ऑफ इंडिया ही लग रहा है। उसमें बताया है कि अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में एनडीए की हार होगी और इंडिया अलायंस की जीत होगी। एनडीए को 240 ही सीट मिल पाएंगी और इंडिया अलायंस को 280 सीट मिलेगी, ये सर्वे बताता है। और साथ ही ये सर्वे ये भी बताता है कि अगर आज प्रधानमंत्री पसंद की बात हो तो सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन है प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी को केवल 42% लोगों ने चुना है, और राहुल गांधी को 58% लोगों ने कहा है कि राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद मानते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो सर्वे में निकल आई का, ये जो जेनजी, जो एक हमारे पास कहा जाए कि युवा वर्ग का इतना बड़ा पॉपुलेशन है, अगर आप देखें तो 15 से 35 साल की उम्र के लगभग 43 से 45 करोड़ ये संख्या है, इतना बड़ा, जो कि आज कहा जाए कि युवाओं में उबाल है वो, और राहुल गांधी से एक नजदीकी महसूस करते हैं। और यही इस सर्वे में भी बताया है कि युवाओं की पहली पसंद कौन है, तो उसमें नरेंद्र मोदी को, हैरत होगी आपको जान के, जिनको लुभाने की बहुत युवाओं को कोशिश की गई, लेकिन वो केवल 23% लोगों ने पसंद किया है। युवाओं ने, सिर्फ 23% युवाओं ने नरेंद्र मोदी को पसंद किया है, और राहुल गांधी को 69% लोगों ने, युवाओं ने पसंद किया है। तो आज ये पूरे तरीके से मूड दिखा रहा है। मैं इसकी प्रासंगिकता या मैं इसको कोई पुष्टि या ऐसे नहीं कर रही हूं, लेकिन कहीं से, क्योंकि एक्चुअली इन्होंने बड़ा सैंपल मतलब साइज लिया है 4,35,000 का, तो हम इनको कुछ तो ये एक बेनिफिट दे ही सकते हैं, ये भी एग्जामिन हो सकता है, लेकिन ये मूड जरूर बता रहा है। आप क्या कहेंगे ओंकारेश्वर जी? देखिए, सर्वे में क्या दिया है उन्होंने, आपने बताया कि अगर बहुत बड़ा सैंपल साइज है 4 लाख से ज्यादा, तो ये मायने रखता है और उसमें कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन होता है। आपने एक फिगर दिया कि इतने यूथ हैं, मैं एक और फिगर देना चाहता हूं। इस देश के टोटल वोटर जो हैं 97.8 करोड़ हैं, करीब करीब 98 करोड़ मान लीजिए, 146 करोड़ की आबादी में से करीब 98 करोड़ वोटर हैं, रफली 97.8 समथिंग है। उसमें से पिछले चुनाव में सिर्फ 23 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट किया था, 23 करोड़।
उसमें अगर हम एनडीए के सारे दलों को मिला लें तो कुल 28 करोड़ होता है। यानी 70 करोड़ लोग इनको वोट देने वाले नहीं लोगों में से हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया है। और वो तब है, ये भी 28 करोड़ तब है जिसमें से इनके दो बड़े घटक दल जो हैं, जनता दल यू और चंद्रबाबू नायडू, वो दोनों इनके एजेंडे पर नहीं चलते। अगर वो हिंदुत्व के एजेंडे पे चलते हैं तो दोनों का मुस्लिम वोट बैंक है और दोनों अलग अलग तरीके से चलते हैं। यानी यू आर रिड्यूस टू 23%। उस 23% में भी एडीआर के आंकड़े बताते हैं कि बहुत सारी सीटों पे जो है मिसमैनेजमेंट, मिसमैच है डाटा। जितने डाटा, मान लीजिए कि 100 कहीं पे अगर वोटर्स हैं तो 104 110 वोटिंग पड़े हैं, यानी मिसमैच हो रहा है डाटा। यानी बड़े पैमाने पर उसमें गड़बड़ी की गई है। चुनाव आयोग पे जो सवाल उठा है उसमें सिर्फ ये सवाल नहीं है कि इसका अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री करते हैं मेजोरिटी के साथ। उसमें सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि इन्होंने चुनाव आयुक्तों को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे दी है। मान लीजिए किसी पर आरोप है तो कोई अदालत जा सकता है, अदालत में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इन चुनाव आयुक्तों को इन्होंने अदालतों की कार्रवाई से बरी कर दिया है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे दी है। सबसे बड़ी बात यह है। और इन्होंने टोटल मीडिया कंट्रोल या टोटल जो है सोशल मीडिया कंट्रोल, अभी मेटा चीफ को भी बुलाया था, मार्क जुकरबर्ग को, तो ये कहने के लिए कम बुलाया था कि हमारा वीडियो क्यों हटा, ये कहने के लिए बुलाया था कि हमारे खिलाफ जो देश में चल रहा है उसको आप रोकिए, उसको रोकने में मेरी मदद करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेटा चीफ ने यहां से लौटने के 2 दिन के अंदर में एक आर्टिकल लिखा है, लंबा आर्टिकल है। उस आर्टिकल में साफ साफ ये कह दिया है कि डाटा को और इस तरह के सोशल मीडिया को आप एक जगह सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, बिना नाम लिए कहा है कि उसको आप करना चाहते हैं, तो ये हिस्टोरिकली देखा गया है कि ये फेल्योर रहा है। जाहिर है उसने साफ साफ संकेत दे दिया है कि वो आपके हिसाब से कंट्रोल नहीं करेगा। यहां तक कि मिनिस्ट्री जो है लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ट्विटर को, इसको फेसबुक को, जो इंस्टाग्राम हो, इस पे लगातार खबरें आती हैं कि लोगों के वीडियोस और पोस्ट्स हटाए जा रहे हैं। तो ये उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी जो है वो इनके खिलाफ पहले से है, और भी ज्यादा हो गया है ये आंदोलनों की वजह से। और इनका नैरेटिव जो है, इन्होंने अपने नैरेटिव को 2 चीजों पे केंद्रित रखा। एक तो हिंदू मुसलमान कर लो कि हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब इन्हीं के लोग पूछ रहे हैं कि भाई मोहन भागवत तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं। अगर आवश्यकता नहीं तो 100 साल से यह आंदोलन क्यों था? आपको अब क्यों रियलाइज हुआ है कि हम तो हजारों साल पहले से हिंदू हैं? ये रियलाइजेशन आपको आज हुआ है, इसका मतलब 100 सालों तक आपने एक झूठा एजेंडा चलाया। दूसरे, जो इन्होंने सदमा जाहिर किया कि हमको लड़कियों ने बड़ी गालियां दी हैं, युवाओं ने बड़ी गालियां दी हैं, गंदी गंदी गालियां दी हैं। इनसे पूछना चाहिए कि जब आप रामद्रोही, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही और अर्बन नक्सल कह रहे थे, लोगों को खुलेआम टेलीविजन पे कह रहे थे, उससे बड़ी कोई गाली हो सकती है? तो इनका एजेंडा फेल हुआ है। धारा 370 का एजेंडा फेल हुआ है। राम मंदिर बनाने का एजेंडा 2024 में ही फेल हो चुका है। और इसके बाद अब उसमें चंदा चोरी भी निकल के आ गया। तो लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर बनाया था या एक्सटेंशन काउंटर बनाया था, कि इधर से आपका जो पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, तो क्या आपने एक एक्सटेंशन काउंटर खोल रखा था कि यहां डोनेशन दो और यहां मिल जाएगा हमको? तो ये बहुत गंभीर सवाल है। इनके पास कोई नैरेटिव नहीं बचा। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे ये लाल आंखें चीन को दिखा रहे थे, नहीं दिखा पाए। ये हमने देख लिया है गलवान में भी और नॉर्थ ईस्ट में भी। अभी अभी कल परसों वीडियो वायरल हुए हैं वहां के लोकल लोगों के। वो कह रहे हैं कि अगली बार आप हमको चाइना में देखेंगे। वो लगातार कब्जा करता जा रहा है।
और आप खामोश बैठे हैं। फारस की खाड़ी में जहाजों को डुबाया जा रहा है, आप खामोश बैठे हैं। और एक कॉरपोरेट को उसको केस से बरी कराने के लिए अमेरिका में इन्होंने $10 बिलियन का उससे कमिटमेंट कराया और 150 करोड़ का करीब करीब उसको पेनाल्टी दिलवाई, तब जाके 2 दिन पहले, 1 दिन पहले वहां केस से मुक्ति मिली है। तो टोटल सारा एजेंडा, चाहे सिक्योरिटी का हो, इकोनॉमी का हो, फॉरेन अफेयर्स का हो या एजुकेशन का हो, वो सब कुछ फेल हो चुका है। तो ये सिर्फ छात्रों का और ये जंतर मंतर का मामला नहीं है, ये एक सरकार के टोटल फेल्योर का मसला है। इसलिए जो मूड ऑफ नेशन या मूड ऑफ जो सर्वे उसने दिखाया है, तो मैं नहीं समझता कि गलत दिखाया है। हो सकता है कि अगर ठीक से और सर्वे किया जाए तो इनका ग्राफ उससे भी नीचे जा चुका है। जो एजुकेशन समुदाय और जो सरकारी कर्मचारी इनके फेवर में बोलते हैं, उनसे पूछिए कि क्या आपके ऊपर गुड सिटीजन होने का कोई अंकुश लगा हुआ है। सरकार ने एक कानून पास किया है कि आपका पेंशन रोक दिया जाएगा अगर आप सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आएंगे, तो उनपे भी अंकुश है। एजुकेशन के सारे डिपार्ट उस पे जो है, पूरे फ्रेटर्निटी पे अंकुश है। इसलिए जो इंटेलिजेंसिया और मीडिया जो इनके फेवर में बोल रहा है, वो दरअसल या तो लालच में बोल रहा है, जो गोदी मीडिया है, और जो प्रेशर में बोल रहा है वो इनके लोग हैं जो इनके दबाव में काम कर रहे हैं। This government has lost its credibility in totality। और इनका अब कोई विश्वास आम आदमी को इनमें विश्वास नहीं रह गया है। सब समाप्त हो चुका है और ना ही कोई मुद्दा बचा है कि जब आप एक नया झूठ बोलेंगे, एक नया और जुमला आप गढ़ेंगे, 2047 का सपना दिखाएंगे और विद इन द पार्टी ऑल्सो। मैं कह रहा हूं कि पार्टी के भीतर और एनडीए के भीतर भी इसको लेके बहुत गंभीर चर्चाएं हो रही हैं और लोगों का विश्वास जो है इनके प्रति समाप्त हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बातों का आपने खुलासा किया कि किस तरह से दरक गया है इनका पूरा साम्राज्य, पूरा किला, और अंदर खाने भी बहुत इनके लिए ये मुश्किल का दौर है, सबसे ज्यादा संकट का दौर है और बिल्कुल क्रेडिबिलिटी का संकट है पूरी तरीके से। संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 1-1.5 महीने में लगता है कि बीजेपी के लिए पूरा गेम पलट गया है पूरी तरह से, जब से ये जेनजी आंदोलन हुआ है। इस मॉनसून सत्र को तो इन्होंने सोचा था कि बहुत आसान हो है और हम सारे बिल पास करा लेंगे, डीलिमिटेशन, जो इनका इतना बड़ा सपना था, इनको लग रहा था कि बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि नंबर गेम में तो ये जोड़ तोड़ इन्होंने कर लिया था। लेकिन ये राम मंदिर चढ़ावा मुद्दा, ये इतना बड़ा दबाव बना, और साथ ही जेनजी आंदोलन और नीट पेपर लीक, ये इतना बड़ा मिलकर दबाव बना कि ये ला ही नहीं पाए। हालांकि नंबर तो इनके पास फिर भी है, ये चाहते तो ये कोई भी बिल पास करा सकते थे, लेकिन कोई नैतिक साहस अब इनके पास बचा नहीं रहेगा क्योंकि इन्होंने छात्रों पर हमले कराए। क्या आपको लगता है 15 अगस्त भी सामने है, डिलिमिटेशन वाला कोई मामला सिरे से नहीं चढ़ा, एक तरीके से विपक्ष बहुत ज्यादा संगठित हो चुका है और राहुल गांधी का एक ग्राफ बहुत ऊपर जा चुका है और विकल्प के रूप में उनकी स्वीकार्यता पूरी तरह बन गई है, तो अब यहां से बीजेपी का और डाउनफॉल ही नजर आ रहा है या फिर इस एनडीए का, इस सरकार का? क्या इस संकट से निकलने के लिए इनके पास रास्ते हैं? अंदर खाने पार्टी में इनके चल क्या रहा है? संघ के साथ इनकी क्या बातें हैं? और ये क्राइसिस आप क्या देख रहे हैं, कहां तक इनको लेकर जाएगा और इनके विरोध में सड़कों पर क्या कुछ होगा? देखिए, थोड़ा सा मैं इस सवाल को दूसरे ढंग से आंसर करना चाहूंगा। ये 2024 के इलेक्शंस के बाद जो एकदम था कि जब ये लगने लगा था कि जो बीजेपी मेजॉरिटी नहीं ले पाई, और ये साफ था कि जो एक बहुत बड़ा जनमानस भारत का बीजेपी के खिलाफ था। बीजेपी ने उसके बाद से जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स बदले, उसके पहले ही बदल दिए थे, उसके बाद जो उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया की एंड ऑल दिस किया, उसके बाद 4-5 इलेक्शंस, रीजनल इलेक्शंस वो जीत गए। तो एक ये नैरेटिव, वो बीजेपी, ये जो माहौल बन गया था, ये जो परसेप्शन बन गया था कि अब बीजेपी की पॉपुलैरिटी इंडिया में कम हो गई है, तो उसको काटने के लिए उन्होंने इतने सारे कवायद किए और बंगाल इलेक्शंस, लास्ट इलेक्शंस था जो वो जीते। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत बड़े तबके में ये जो मैसेज जा रहा था कि जो बहुत सारी चीज़ जो अनडेमोक्रेटिक हो रहा था,
अब ये जो हरियाणा में कांग्रेस का हारना, अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे हो गया। महाराष्ट्र में जहां पे बीजेपी 148 सीट्स पे लड़ती है और 132 जीत जाती है, जहां पे अचानक 50 लाख एक्स्ट्रा वोटर्स आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को आपने खुली छूट दे दी। बिहार में इलेक्शंस आपने खुल्लम खुल्ला जिस हिसाब से इलेक्शंस जीते, तो सारे जो परसेप्शंस बने कि जो जो बीजेपी तो खुशियां मना रही कि हम इलेक्शंस जीत रहे हैं, विपक्ष का जो मनोबल हम तोड़ने में सफल हो गए, ये बीजेपी ये मैसेज देना चाहती थी। लेकिन जो मैसेज एक्चुअली जो जा रहा था कि ये हो क्या रहा है, अब जो आप मानिए कि जो ये देश में पहली दफा ऐसा हुआ कि सारे विपक्ष के दलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा कि हमें इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है। उन्होंने साफ लिखा कि हमें ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन रूलिंग पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करती है और उसके लिए काम करती है और उनको जिताने का काम करती है। ये बड़ा आरोप है। डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन कमीशन की लाज खत्म हो जाए तो डेमोक्रेसी की लाज खत्म हो जाती है। डेमोक्रेसी समझिए कि जो शर्मिंदगी, डेमोक्रेसी को शर्मिंदगी होती है, आज वही चीज होती है। डेमोक्रेसी आज इस स्थिति में पहुंच गई इंडिया में कि हम बांग्लादेश जैसे दिखने लगे। बांग्लादेश में क्या होता था कि शेख हसीना जीत रही है और उस विपक्षी पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, इसलिए उनके इलेक्टोरल प्रोसेस पे भरोसा नहीं है, उनके इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, उनके इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं है। टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान में भी यही हो रहा है कि मैनेज कर लिए इलेक्शंस। तो जो इंडिया में, दक्षिण एशिया में इंडिया ही एक शाइनिंग पॉइंट था, एक समझिए एक ऐसा मोरल फोर्स था जो डेमोक्रेसी को बचाए हुए था। और डेमोक्रेसी इलेक्शंस के थ्रू जो जीत कर आते थे, हारते थे, वो एक चल रहा था, एक प्रोसेस था, एक मॉडल था। इस मॉडल को इन्होंने खत्म किया। ये मैसेज जो लोगों को गया, जो डेमोक्रेटिकली माइंडेड यंग इंडिया को गया, वो मैसेज काफी स्ट्रॉन्ग था कि जो सब चीज सही नहीं है। तो एक गुस्सा तो था। दूसरी तरफ आप जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स कर रहे हैं। आप देखिए अच्छे अच्छे संस्थान, आईआईटीज हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, अब ऐसे संस्थाओं में आप ऐसे लोगों को भर रहे हैं और ऐसे लोगों को वाइस चांसलर बनाकर भेज रहे हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनके समझिए कि इम्पार्शियल होने पे सवाल है। आप अभी जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक जो रिपोर्ट आई है कि कैसे जेएनयू की वाइस चांसलर उनपे मतलब सीरियस आरोप है फाइनेंशियल बंगलिंग के, उस पे आरोप है। उनको नेहरू, इससे पहले नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी का के लिए भी वाइस चांसलर के लिए नॉमिनेटेड थी, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। आपने ऐसे कैंडिडेट को चुना जिन पे फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी का आरोप है, जिनकी नैतिकता पे सवाल है। आपने ऐसे आदमी को, ऐसे महिला को चुना उस इंस्टीट्यूशन को हेड करने के लिए, जेएनयू को हेड करने के लिए, जो इंडिया का प्राइड है। आज जेएनयू वगैरह संस्थान में, जहाँ पे लोगों का एस्पिरेशंस छोटे छोटे शहरों से होता है कि हम भी जेएनयू में पढ़ेंगे, मास्टर्स करेंगे, पीएचडी करेंगे, एमफिल करेंगे। आज आपने उस जेएनयू में ऐसे हेड को, ऐसे इंसान को बना दिया वहाँ का हेड, जो कहीं से कोई इंस्पायरिंग फिगर नहीं है। जबकि जेएनयू के जितने भी वाइस चांसलर होते रहे, अपने फील्ड में अच्छे क्रेडिबल फेस रहे हैं, है ना। आपने ऐसे लोग, उसी ढंग से सारे इंस्टीट्यूशंस, केवल जेएनयू वगैरह में आज देखिए ये हालत है कि जहाँ जो मेरी बात हुई लोगों से कि 10-15-20% सीट्स खाली रह जाते हैं। एडमिशंस होते हैं कि लगते पूरे भर गए, लेकिन दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा आपने संस्थाओं की जो क्रेडिबिलिटी है उसको बढ़ाया नहीं, घटाया। लोग एक डिस्परेशन में, स्कूल्स, पब्लिक बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय जी, इतना खराब है। तो एक डिस्परेशन ग्रेजुअली डेवलप कर रहे थे। प्लस आप एजुकेशन कुछ
जॉब्स कम हो रहे थे, आप एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवा पा रहे थे, तो एक क्यूमुलेटिव जो था एंगर था वो बस्ट हुआ। वो जेनजी में वो ऑलरेडी, अगर आप देख रहे होंगे, हम आप पहले भी बात करते थे लोगों से, अभी भी बात करते हैं, तो आप कभी भी, अब ये इजी है कि आप सरकार को क्रिटिसाइज करके पब्लिक प्लेस में आप निकल जाएंगे, पहले ये बात नहीं थी। आज आपको 5 आदमी से बात होगी, उसमें 3 लोग सरकार के खिलाफ बोलते हुए दिख जाएंगे, कहीं भी, चाहे ऑटो में हो, चाहे गाड़ी में बैठे हो, चाहे ऐसे ही पब्लिक प्लेसेस में। पहले ये नहीं थी। आपको पोल ट्रैकर से मूड ऑफ द नेशन जानने की जरूरत नहीं है, वी ऑलरेडी नो द मूड ऑफ द नेशन, यस द रियलिटी। तो ये सच्चाई है, तो उसको झेल रहे हैं। ये जो आउटबर्स्ट हुआ, अगर यही सरकार, देखिए डेमोक्रेसी में अगर नॉर्मल वे में 4 इलेक्शन हार जाते, 5 इलेक्शन हार जाते, आप काम करते, आप अपने में सुधार लाते, तो एक लगता है कि वल्नरेबिलिटी इज योर स्ट्रेंथ। डेमोक्रेसी में आप महान बनने के फेर में कि हम वल्नरेबल नहीं है, हम बड़े स्ट्रांग हैं, वी कांट मेक एनी मिस्टेक, इंडिया इज गोइंग टू बी डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में बन गए। अपना झूठ का नैरेटिव फैला रहे हैं डे इन एंड डे आउट। इससे अच्छा होता कि आप एक नॉर्मल वे में सरकार चलाते और उसको डेमोक्रेसी को अपने हिसाब से सांस लेने देते। आपने वो होने नहीं दिया, तो ये सब इसी का जो भुगत है, सच्चाई यही है। बिल्कुल सच्चाई यही जो बिल्कुल ये जो एक लाइन में राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि इनका गुब्बारा फट चुका है, वही नैरेटिव का गुब्बारा कि कहीं कोई तथ्यात्मक चीजें नहीं है और सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया। यही हम देखते हैं कि आज केवल ये शिक्षण संस्थान ही नहीं, कि दुख होता है कि जुडिशरी जैसे संस्थानों से भी भरोसा उठ रहा है कि आज नालसर में वहां पर जो है कॉलेज में, वहां पर छात्र ये कहते हैं कि हम सीजीआई के हाथों से डिग्री लेना पसंद नहीं करेंगे। तो ये जो चीजें हैं, विश्वास का संकट ये जता रहा है। और ये जो सरकार है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोर्स करेक्शन के लिए तैयार नहीं है। आगे जो हमारे कहे जा सकते हैं कि हमारे फिर भी लोकतंत्र बचा हुआ है, क्योंकि देश के डीएनए में लोकतंत्र है और ये जेनजी ने करके दिखाया है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इससे कोई बदलाव की किरण निकल कर आएगी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।